चार राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए जंग तेज हो गई है। जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु में राज्यसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में एक एक सीट, वहीं कर्नाटक में 2 सीटों पर कांटे का मुकाबला है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे उद्धव ठाकरे को काफी राहत मिली है। देर रात दरअसल शिवसेना और एआईएमआईएम के नेताओं के बीच एक हाई लेवल बैठक होती है और उसके बाद ओवैसी की पार्टी ने शिवसेना उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में हम आपको बता दें 6ठी सीट के लिए जंग है, जहां पर मुकाबला शिवसेना के संजय और बीजेपी के संजय के बीच में। शिवसेना की तरफ से संजय पवार चुनाव में है तो बीजेपी की तरफ से संजय महादिक चुनाव में उतरे हैं। उधर राजस्थान की बात करेंगे तो आप एक सीट पर वहां कांटे की टक्कर है। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने अशोक गहलोत की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि उनके तीनों उम्मीदवार जीत रहे हैं। हालांकि कांग्रेस यहां पर सतर्क है। तमाम नेताओं को उन्होंने होटल रिजॉर्ट में रखा था। आज सभी को बस से लेकर वो वापस पहुंचे हैं। उनका यह दावा है कि 126 विधायकों का समर्थन हासिल है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही है कि निर्दलीय विधायक यहां पर खेल बिगाड़ सकते हैं। उधर अगर बात हरियाणा करें तो यहां कांग्रेस के अजय माकन की सीट फंसी हुई है। उनकी टक्कर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से है, जिन्हें चौटाला के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन हासिल है। कांग्रेस में भी टूट फूट की उम्मीद नजर आ रही है। ये तमाम बड़ी बातें हमने आपको बताई अब तक इन 4 राज्यों को लेकर, जहां 16 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अब से थोड़ी देर पहले जयपुर के लीला पैलेस होटल में अपने विधायकों को लेकर विधानसभा पहुंचे। गहलोत ने अपना वोट डाल दिया और इसकी तस्वीर भी सामने आई है। अशोक गहलोत जिस वक्त यहां पर वोट डालते हुए नजर आए, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है क्योंकि अशोक गहलोत आज पोलिंग एजेंट भी बने हुए हैं। तमाम विधायकों को लेकर वो यहां पहुंचे हैं और आज पोलिंग एजेंट की भूमिका जो है वो भी अशोक गहलोत यहां निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों सीटें हम जीत रहे हैं कंफर्टेबली और उनको अपना घर संभालना चाहिए क्योंकि भगदड़ मची हुई वहां पर है। इन्होंने जिस प्रकार से 30 उम्मीदवार खड़ा किया उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने लाइक नहीं किया। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने की क्या तुक थी। ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए वरना चारों सीटें 3 हमारी, 1 बीजेपी आराम जीतती। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, पिछले चुनाव में मार के खानी पड़ी इन लोगों को। अब फिर इस बार मार खाएंगे ये लोग। ओके। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भगदड़ जो है वो बीजेपी में मची हुई है। हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, अशोक गहलोत कह रहे हैं भगदड़ वहां मची है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहत जो है वो कांग्रेस के खेमे में भी नहीं है। सीएम खुद पोलिंग एजेंट बनते हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। कैसे देख रहे हैं? बड़ा दिलचस्प हो गया चुनाव सुभाष चंद्रा के यहां आने के बाद। बिल्कुल, सुभाष चंद्रा ने जिस तरह से कांग्रेस के खेमे में खलबली मचाई है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बिल्कुल दबाव में है कांग्रेस। यहाँ देख सकते हैं ये सारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, यहाँ पर खड़े हैं, जो एक एक करके गिनती करके सारे विधायकों को अंदर भेज रहे हैं। कौन वोट डाल रहा है कौन नहीं, बीजेपी के विधायक भी हैं। देखिए 8 वोटों की दरकार है सुभाष चंद्रा को। ये 8 वोट कहां से आएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जिस तरह से दावा रहा उसके बाद कांग्रेस काफी चौकन्नी है। कांग्रेस को लग रहा है किसी भी तरह से यहाँ पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपना कमान संभाले हुए हैं। देखिए वक्त वक्त की बात है प्यारे, कभी तू रगड़ा कभी मैं रगड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देखिए कैसे चौथा उम्मीदवार उतार कर माहौल खराब किया जा रहा है। लेकिन पिछली सरकार में कांग्रेस के पास मात्र 21 सीटें थी और उसके बाद कमल मुरारका को उतारा गया था और इसी तरह से कांग्रेस ने भी मामला दिलचस्प बना दिया था। अब बीजेपी ने बनाया। हमारे साथ हैं कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। बहुत दिन भागे हैं सर, आज राहत मिल रही है क्या? देखिए विक्ट्री तय है और जब जीत होती है तो हर चेहरे पर हंसी होती है और ये तय हो गया। बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट फेल है, बीजेपी की लीडरशिप फेल है, बीजेपी अपोजिशन में फेल रही। बीजेपी पूरे देश में माहौल बनाना चाहती है, ताकत के दम पर वोट लेने का डर की चर्चा बहुत दिन तक रहेगी पूरे देश में। नहीं, डर कहाँ था? डर तो बीजेपी में है। डर इस बात का है कि बीजेपी चाहती है कि उनकी जो फेलियरनेस है महंगाई और बेरोजगारी पर, उस पर कोई डिस्कस नहीं हो। सरकार 9 दिन तक होटल में रही। सरकार 9 दिन तक होटल में रही तो सरकार होटल के बाहर आना जाना सब रहा। बीजेपी ने क्या कर लिया? बीजेपी तो एक ऐसा कैंडिडेट लेकर आई थी जिसके देश में चर्चे थे,
और ये साबित करना चाहती थी कि हम जो कैंडिडेट लेकर आए, हमारा मैनेजमेंट, हमारी स्टाइल, हम कांग्रेस को हरा देंगे। क्या हुआ? आज के बाद बीजेपी को सबक मिलेगा कि सिर्फ षड्यंत्र, झूठ, फरेब और धोखा बीजेपी का नहीं चलेगा। राजस्थान में ये पिछले 2 सालों में 8वीं बाड़ेबंदी है, आगे भी बाड़ेबंदी होगी या आप आज आखिरी है? ये मानकर चलिए, जिस सरकार की जनता में पॉपुलरिटी इस बात को लेकर हो, पब्लिक वेलफेयर की स्कीम में हम नंबर 1 है, डेवलपमेंट में हम नंबर 1। ठीक है, बाड़ेबंदी की बात हो रही है। बाड़ेबंदी जब कोई सरकार चुनौती दे और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे लोग उम्मीद करते हैं कि वो बेवजह इंटरफेयर करके और तोड़फोड़ नहीं करेगी, जबकि आपकी पुलिस भी तो उठा लाई है विधायकों को, तस्वीरें आई है। नहीं, पुलिस उठा के नहीं लाई, साथ में आई। जब एमएलए खुद उसके साथ जा रही है, एमएलए खुद आ रहा है, किसी एमएलए को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। आप इस बात को जानते हैं। जबरन को ना बीजेपी ले जा सकती है ना कांग्रेस, सब अंतरात्मा की आवाज। तो जीत हो जाएगी 100%। तो एक तरह से देखिए, इनको लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया है, बाकी के 8 वोट सुभाष चंद्रा नहीं जुटा पाएंगे। इसी बात को लेकर यहां पर जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले अपना वोट डालते हैं, उसके बाद जो 6 विधायक विद्रोह किए थे 2 दिन पहले तक, उनका वोट डलवाते हैं। बसपा से आए हुए चाहे गिरिराज मलिंगा, जो विद्रोही थे, सबका वोट अपना वोट डालने के बाद डलवा लेते हैं। तो देखिए किस स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं। और 108 जो विधायक हैं, उनके एक का वोट वो चेक कर रहे हैं पोलिंग एजेंट बनकर। तो समझा जा सकता है कि राज्यसभा का चुनाव बीजेपी ने कैसे दिलचस्प बना दिया है। पहले राज्यसभा के चुनाव होते थे, कौन पूछता था? जी बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी कहते हैं कि दूध की जली बिल्ली छाछ फूक फूक कर पीती है। कई एक्सपीरियंस कांग्रेस के ऐसे रहे हैं जहां पर बीजेपी ने मात दी। हालांकि अशोक गहलोत को जादूगर कहते हैं, क्या जादू चलेगा? शाम तक नजर आ जाएगा। लेकिन कुछ मजेदार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वोटिंग से पहले कांग्रेस राजस्थान में अपने विधायकों को तोड़फोड़ के डर से कैसे अलग अलग रिजॉर्ट में घुमाती रही, जरा ये भी देखिए। तो रिजॉर्ट में कसरत हो रही है, गाना बजाना चला है, एयरपोर्ट पहुंचे हैं, होटल में डेरा डाला गया है, पूरी तैयारियां की गई थी ताकि एंटरटेनमेंट भी बना रहे और इनकी वोटिंग को लेकर कोई खतरा भी पैदा ना हो। तो चाहे गाना बजाना हो या कसरत करवानी हो, कांग्रेस ने सब कुछ करवाया है। रंगीलो राजस्थान। देखिए, हमारे संवाददाता भी कह रहे थे राज्यसभा चुनावों को कौन पूछता। देखिए ना कितने रंग आपको नजर आ रहे हैं। खैर, हम महाराष्ट्र का रुख करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र भी काफी अहम हो गया है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना आपस में गठबंधन में भी उलझी हुई है, लेकिन अब उन्हें समर्थन मिला है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनावों पर जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार को बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी के नेताओं से देर रात मुलाकात होती है और ये मुलाकात शिवसेना के तमाम बड़े नेता करते हैं। एआईएमआईएम की तरफ से सांसद हैं इम्तियाज जलील, जिन्होंने ये जानकारी दी है और इनकी जानकारी के मुताबिक शिवसेना के साथ बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि उद्धव के दूसरे उम्मीदवार को ओवैसी समर्थन करेंगे। हम आपको बता दें, 1 वोट और चाहिए था और क्योंकि शिवसेना को अब 2 वोट जो हैं वो ओवैसी की पार्टी से मिलेंगे। हालांकि ये भी दिलचस्प है, एक पार्टी जो अपने आप को हिंदुत्व का झंडा बरदार कहती है और दूसरी पार्टी जो मुसलमानों के रहनुमाई की बात करती है, अब दोनों साथ आ रहे हैं। सियासत का ये अद्भुत खेल और अलग अलग रंग जो है सियासत के आपको चुनावों में देखने को मिलते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव भी दिलचस्प हो गए हैं। कौन कौन से उम्मीदवार हैं? देखिए, बीजेपी से पीयूष गोयल, संजय महादिक, अनिल बोंडे, कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी। तो 6 सीटें यहां पर है महाराष्ट्र में और इनको लेकर संजय राउत शिवसेना से, संजय पवार ही वो दूसरे कैंडिडेट हैं जिनका मामला फंसा हुआ है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से राज्यसभा जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा है। संजय महादिक वर्सेस संजय पवार, 2 संजय के बीच की लड़ाई, कौन संजय मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि शिवसेना अब आश्वस्त नजर आ रही है। शिवसेना के नेताओं को यह लगता है कि ओवैसी की पार्टी से 2 वोट मिलने के बाद उनकी राहें काफी आसान हो जाएंगी, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यह बड़ी बात निकलकर आती है। हमारे संवाददाता ऋत्विक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, बड़ा दिलचस्प है महाराष्ट्र की सियासत भी, संजय वर्सेस संजय की लड़ाई है बीजेपी और शिवसेना के। हम आपके पास आए उससे पहले एक बयान हम सुनवाते हैं, जरा कुछ बयानों का दौर भी आया है, ये सुनवाते हैं, फिर हम आपके पास लौटते हैं और समझते हैं कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी को मुसलमानों की रहनुमा कहने वाली पार्टी का समर्थन मिलता है। ये दिलचस्प सियासत कैसे अलग अलग रंग दिखा रही है, पहले वो बयान सुन लीजिए।
महाविकास आघाड़ी जो हमारी है उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में हम सब मिलकर 4 उम्मीदवार चुनाव में हमारी लड़ाई जारी है और 4 ही उम्मीदवार हमारे जीतकर शाम को 7 बजे आपको पता चलेगा कि हमारे पास पूरे आंकड़े हैं 169, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अगर आंकड़ा हमारे पास अगर आपको दिखता है तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल को चोट न लगे या धक्का न बैठे। बरसों की जो एक परंपरा रही है वह परंपरा तोड़ने का पाप ये महाराष्ट्र के तीनों दलों ने किया है और उसी के कारण 23 वर्षों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और पूरा विश्वास है, आंकड़ों के आधार पर है, तर्कों और तथ्यों के आधार पर है कि हमारा तीसरा भी उम्मीदवार जीतेगा। घोर विरोधी हिंदुओं की हमेशा आलोचना करने वाले लोग यदि शिवसेना का साथ दे और शिवसेना उनका साथ दे तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी क्या ये बाला साहब की शिवसेना शेष है या नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता तय करे क्या ये बाला साहब के लोग हैं। तमाम तरह के बयान जो है वो आ रहे हैं। ऋत्विक हमारे साथ बने हुए हैं। ऋत्विक, ऐसा लग रहा है कि शिवसेना को दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक मोर्चे पर बीजेपी से जहां वो कह रही है देखिए वो वैसे समर्थन कर रहे हैं, और दूसरा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भी कहा जा रहा है कि शरद पवार का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा उनको, और ये तय करेगा राज्यसभा चुनाव आगे ये सरकार कैसे चलेगी। बिल्कुल 2019 के बाद जब सरकार स्थापित हुई थी उसके बाद का यह सबसे दिलचस्प दौर माना जा रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि राजनीति कुछ इस तरह से हो गई है। एक तरफ जहां पर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने खड़ी है, जहां पर शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार और बीजेपी के धनंजय महाडिक एक दूसरे के खिलाफ यहां पर 6वीं सीट के लिए मुकाबला कर रहे हैं, तो वही एक एक वोट यहां पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में एनसीपी से आखिरी वक्त पर कुछ ही घंटे पहले जब चुनाव शुरू होना है, बताया जाता है कि हम 44 वोटों का कोटा जो है हमारे ही एनसीपी के कैंडिडेट को देंगे, जो कि प्रफुल्ल पटेल है। हालांकि 2 वोट कम देने की बात अब एनसीपी कर रही है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि शिवसेना के प्रमुख और राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे काफी खफा चल रहे हैं। शायद यही कारण है कि कांग्रेस के, बीजेपी के और एनसीपी के सारे विधायक जो है ये विधान भवन में वोटिंग के लिए पहुंच गए, लेकिन अब तक ट्राइडेंट होटल में जहां पर शिवसेना विधायकों को रखा गया है पूरी तरह से वो अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 2 घंटे से वहां पर बस खड़ी है, लेकिन विधायक अभी तक बस में नहीं चढ़े हैं और वो यहां पर नहीं आए। हालांकि 9 बजे तक उनको यहां पर आना था। कहीं ना कहीं शिवसेना को जहां पर बीजेपी के साथ यहां लड़ाई करनी है, अब देखा यह जा रहा है कि जो एमवीए के मित्र दल है एनसीपी, उनके साथ भी थोड़ी सी अनबन चल रही है। बिल्कुल ऋत्विक, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे कुछ और खबरों पर, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। बता दें दर्शकों की 4 राज्यों में वोटिंग जारी है और आज ही 5 बजे काउंटिंग होनी है। वोटिंग से पहले 4 राज्यों के पक्ष विपक्ष के विधायक या तो दूसरे राज्य में होटलों में रुके गए या फिर अपने ही राज्य में घरों से दूर हफ्ते भर रिजॉर्ट में रहे। दरअसल डर जो था वो तमाम पार्टियों को खरीद फरोख्त का था और इसी डर से विधायकों का रिजॉर्ट वास भी राज्यसभा चुनावों का खास रंग है। हम आपको बता दें 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों पर चुनाव है। इसमें हरियाणा भी खास है जहां पर मुकाबला खड़ा है। हरियाणा की बात करेंगे तो 1 सीट पर बीजेपी की जीत जो है वो तय है। 2 सीटों पर यहां पर जंग है और जो दूसरी सीट है अजय माकन, जहां पर 31 वोट की दरकार है। कार्तिकेय शर्मा के पास 27 वोट का समर्थन है। अगर 31 में से 1 या 2 सीटें कम हो जाती हैं तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, ये तो हमने देख लिया रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का, लेकिन क्या अजय माकन की राहें आसान है? अब तक क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए शुभांकर, अजय माकन ही नहीं, कांग्रेस में ये जो चुनाव है राज्यसभा का, उत्तर भारत में राहुल गांधी की टीम लड़ रही है। मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, प्रमोद तिवारी, ये चारों राहुल गांधी की कोर टीम है। अब जो राजस्थान में श्रृंखला दी गई है, नंबर 1 पर मुकुल वासनिक, नंबर 2 पर रणदीप सुरजेवाला, दोनों सेफ हैं। तीसरी पर प्रमोद तिवारी है। हरियाणा में 1 सीट है, नंबर पूरे हैं कांग्रेस पार्टी के पास। 30 विधायक चाहिए, 31 हैं, लेकिन असंतोष है पार्टी के अंदर। इसी वजह से तमाम विधायकों को रायपुर ले जाना पड़ा, छत्तीसगढ़ के रिजॉर्ट में छुपाना पड़ा। अभी तक विधायक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, विपक्ष तो रिजॉर्ट में जाता था,
पहली बार सत्तासीन यानी कि भाजपा की सरकार है, जजपा की सरकार है, उन्होंने अपने विधायकों को पंजाब के रिजॉर्ट में छिपाया और ये अब बस के अंदर तमाम विधायक पहुंचे हैं और बस के अंदर तस्वीरें आप देखिए शुभांकर, 6 गाड़ियां पुलिस की आगे, 6 पीछे, यानी कि 1 दर्जन पुलिस की गाड़ियां उस बस को घेरे हुई हैं जिसके अंदर विधायक आ रहे हैं। तो भरोसा बीजेपी और जजपा गठबंधन को भी अपने विधायकों पर नहीं है, क्योंकि इसमें 7 निर्दलीय विधायक हैं, एक विधायक हलोपा जो गोपाल कांडा है, दूसरे विधायक अभय चौटाला जो कि आईएनएलडी के हैं। हालांकि अभय चौटाला इस बस में नहीं बैठे हैं, लेकिन जजपा के जो 10 विधायक हैं, जजपा को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। तो ये चुनाव इतना तनावपूर्ण हो गया है। तस्वीरें दिखाता हूं आपको विधानसभा के अंदर की कि पुलिस सुरक्षा देखिए। आपने विधानसभा लोकसभा के चुनाव देखे होंगे, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में इतना तनाव, इतनी सुरक्षा, इतनी कड़ी व्यवस्था पहली बार देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा से ज्यादा जरूरी और मजबूरी, कुछ भी कहिए, सब कुछ इस चुनाव में दांव-पेच खेले जा रहे हैं। बिल्कुल। राज्यसभा चुनावों की पूरी जंग देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। राज्यसभा के समर में चंद घंटे ही बचे हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं की धुकधुकी बढ़ी हुई है। अपने अपने विधायकों को बचाने और संभालने पर जोर आजमाइश अंतिम दिन तक जारी है। बताते चलें कि पहले 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने थे। 41 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। अब सिर्फ 4 राज्यों में 16 सीटों पर राज्यसभा का रण होना है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में होने वाले चुनाव में इन्हीं 16 सीटों का गुणा गणित समझ लीजिए। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव है। कांग्रेस और एनसीपी के पास एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है, जबकि बीजेपी के पास 2 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त विधायक हैं। शिवसेना के पास 1 उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त संख्या है। हालांकि उसे अपने दूसरे उम्मीदवार का चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोगियों और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों से 30 और वोटों की आवश्यकता है। राजस्थान की 4 सीटों के लिए सीधी लड़ाई है। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों के लिए 123 विधायकों के वोट जरूरी हैं। बदले हालात में अगर 3 विधायकों के वोट भी इधर उधर हो गए तो कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार की हार हो सकती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है। कार्तिकेय शर्मा ने यहां मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। शर्मा को बीजेपी का समर्थन भी मिला हुआ है। उन्हें जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। वे कांग्रेस के अजय माकन के लिए चुनौती बन गए हैं। वहीं माकन के लिए जीत तभी संभव है जब 31 कांग्रेस विधायकों में से कम 30 विधायकों के वोट उन्हें मिले। बात अगर कर्नाटक की हो तो कर्नाटक में राज्यसभा चुनावों का सीधा गणित ये है कि बीजेपी के 3 सांसद चुने जाएंगे और 1 सीट कांग्रेस के पास चली जाएगी। लेकिन राज्य की 3 प्रमुख पार्टियों ने चुनाव में कुल 6 उम्मीदवारों को उतार दिया है। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं। बीजेपी के पास 122 सदस्य हैं। कानपुर हिंसा को 1 हफ्ते बीत गए हैं, लिहाजा आज शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन कानपुर में सतर्कता ज्यादा बढ़ा दी गई है। हम आपको बता दें, जुमे की नमाज के मौके पर कानपुर में आज सख्त चौकसी की गई है। 150 संवेदनशील गलियों पर अतिरिक्त पहरा दिया जा रहा है। लगातार नजर रखी जा रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि 7 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज शुक्रवार है और आज से 1 हफ्ते ठीक पहले यानी शुक्रवार के दिन 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी, जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री थोड़ी ही दूर पर कानपुर में मौजूद थे। कानपुर की गलियां में पत्थर चलने लगे, हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने कानपुर को शर्मसार कर दिया। पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल खड़े हुए। लेकिन आज जब शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, तब कानपुर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। यह कहा जा रहा है 150 संवेदनशील गलियां ऐसी हैं जहां पर कानपुर पुलिस सतर्कता बरतेगी। ड्रोन कैमरों, अतिरिक्त फोर्स के साथ मिलकर यहां पर नजर रखी जाएगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ कानपुर की नहीं रह गई है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जुमे पर हाई अलर्ट है। कानपुर में पिछले हफ्ते जुमे पर मचे बवाल के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर शहर शहर भारी सुरक्षा बंदोबस्त है। यूपी पुलिस ने कई शहरों में फ्लैग मार्च किया है और जनता में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने की कोशिश की है। फिलहाल हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं कानपुर, जहां पर दंगा हुआ था। नोएडा, उन्नाव, गोंडा, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर
8 अलग अलग शहर कमोवेश पूरे उत्तर प्रदेश को समेटने की हमने कोशिश की। यही स्थिति बाकी जिलों में भी है, जहां पर पुलिस प्रशासन इस वक्त सतर्क है और ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर कोई अप्रिय घटना ना हो जिससे समाज या पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल खड़े हो। तो 8 तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। वापस लौटते हैं कानपुर की तरफ। कानपुर शहर में जुमे की नमाज को लेकर आज सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। हिंसा के 1 हफ्ते बाद मुश्किल से शांत हो चुके शहर में पुलिस मार्च कर रही है। साथ ही उन ठिकानों पर लगातार नजर रखी जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है जहां से अमन के रास्ते में रोड़ा कोई डाल सकता है। ड्रोन से भी शहर पर नजर रखी जा रही है और जहां तहां जमा पत्थरों को हटाया जा रहा है। अब तक ये कहा जा रहा है कि 55 लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार हो गए हैं, कईयों की बारी आने वाली। कानपुर शहर में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त है। धारा 144 लगी है। 125 संवेदनशील जगहों पर प्रशासन पहचान कर रहा है जो हालात में खलल डाल सकते हैं। साथ ही 150 गलियों भी पुलिस के रडार पर। इन सब के बीच शहर में घूम घूम कर लोगों से अपील की जा रही है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप खबरदार रहें। कानपुर में आज शुक्रवार की जुमे की नमाज अदा होनी है। तमाम संगठनों ने बंद का ऐलान किया है, लेकिन कानपुर पुलिस ने धारा 144 भी लागू कर दी है। लोग इकट्ठा ना हो, इसके लिए कानपुर पुलिस ने एक अलग इंतजाम किया है। यह इंतजाम ई रिक्शा के जरिए किया गया है। ई रिक्शा पर एक कांस्टेबल बैठा हुआ है जो इकट्ठा हो रही भीड़ को बताएगा कि धारा 144 लागू है और बिना जरूरत के भीड़ लगाने वालों के खिलाफ कानपुर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए पीडीएस यानी कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया हुआ है और ये पूरे इलाके में, जिस इलाके में बीते शुक्रवार को हिंसा हुई, पूरा बेकनगंज अनवरगंज का इलाका है, जिस इलाके में हिंसा हुई, जहां जहां नमाज हो रही है, वहां पर इसी तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि कानपुर पुलिस सुरक्षा कर रही है, लेकिन अनावश्यक भीड़ लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। अब देखिए, यहां पर शहर में माइक से अनाउंसमेंट होनी थी, लोगों को आगाह करना था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि माइक ने ही प्रशासन का साथ नहीं दिया है। जरा सुनिए, एक बार फिर से देखिए इस पूरी तस्वीर को, ये आपको समझ में आएगा। प्रशासन की लाचारगी को दिखा रहा है। तो यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, माइक ने तो साथ नहीं दिया है, लेकिन क्या हालात साथ देंगे तैयारियों को देखते हुए आज? देखिए, वो शुरुआती तस्वीरें हैं जब ये सब लोग इकट्ठा हुए थे, हम पहले पहुंचे थे, तो तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरीके के इंतजाम है। बाकायदा खुद कानपुर के पुलिस कमिश्नर इन तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करा रहे हैं। और अगर हम बात करें बीते शुक्रवार को जिस जगह से सबसे ज्यादा भीड़ उग्र होते हुए निकली थी, वो था यतीम खाना इलाका, यतीम खाना के चौराहा। हम उस समय यहीं पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से गलियों में जो कानपुर पुलिस है, पीएसी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, वो यहाँ पर मौजूद है। गलियों में पुलिस के जवान, सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं, तो वहीं आसमान में ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कानपुर की अगर सुरक्षा की बात करें तो 17 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जो 150 से अधिक जो संवेदनशील इलाके, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरे दूसरी तरफ ये जो गली है, बीते शुक्रवार को यहीं से पत्थरबाजी करते हुए भीड़ उग्र हुई थी। ये बेकनगंज के नई सड़क के पीछे वाला इलाका है, जहां से पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, पुलिसकर्मी घायल हुए थे। लेकिन आज यहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, पीएसी के जवान मौजूद हैं और पूरे साज सज्जा के साथ किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हाथ में डंडे और चौराहों पर वाटर कैनन है कि किसी भी तरीके से भीड़ को तितर बितर करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। जो लोग हैं उनसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर ली गई है। धारा 144 शहर में लागू कर दी गई है ताकि अनावश्यक तौर पर लोग
भीड़ ना इकट्ठा करें, जमा ना हो। तो कहा जाए कि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम है। अब ये इंतजाम कितने माकूल, कितने फिट होते हैं, ये तो जब नमाज हो जाएगी उसके बाद दिन भर में शहर के हालात से तय हो पाएगा। जी शुभांकर। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज शुक्रवार है, उपद्रवी जो हैं खबरदार हैं और ये कहा जा रहा है कि कानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयार है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, खबरों के जरिए उनकी तैयारी के बारे में और बेहतर स्थिति हमें आपको समझ में आएगी। लेकिन कानपुर ने पुलिस ने उन पत्थरबाजों के अब पीछे पड़ गई है जिन्होंने शहर के अमन को ध्वस्त कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं, वीडियोस देखे जा रहे हैं और तमाम ऐसे चेहरों की पहचान की जा रही है। और इसके बाद प्रशासन ने नई सड़क इलाके में घरों के बाहर रखे तमाम पत्थर के जखीरे पर धावा बोल दिया है। जरा देखिए। कानपुर में 3 जून जैसी घटना फिर से ना हो, इसके लिए प्रशासन हर एक पहलू पे पैनी नजर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही एरिया है जहां से उस दिन 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। ये एक बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे कई पत्थर और ईंटें रखे हुए हैं, जिससे पिछली बार जब हिंसा हुई तो यहां से पत्थर का इस्तेमाल करके पत्थरबाजी हुई। आप देख सकते हैं नगर निगम की ये छोटी जेसीबी इन पत्थरों को उठा के वापस ट्रक में डाल रही है। इन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस एरिया के आसपास ऐसा कोई भी जगह ना हो जहां पे एक भी ईंट पत्थर बचा हो। सारे सुरक्षा के इंतजाम तो कर ही गए हैं, उसी के साथ एक प्रिवेंटिव मेजर यहाँ पे प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है, इसके लिए ताकि ऐसी कोई भी घटना जो 3 जून को हुई थी वो दोबारा ना हो। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे कोई नगर निगम के कई अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, जाएंगे उनसे बात करेंगे। भैया आप लोग नगर निगम से, ये क्या प्रशासन ने आप लोग को आदेश दिया है यहाँ पे सभी पत्थर? ये साहब ने आदेश दिया है, यहाँ से सभी पत्थर हटा दिए? नहीं, मलबा लगा हुआ वो हटाया जा रहा है। आज जुम्मे की नमाज भी है, हमने देखा कि पिछली बार मतलब नहीं, हमको आप लोगों को ऊपर से आदेश आए कि यहाँ से हटा दिया जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ कर्मचारी जिनका कहना है कि ऊपर से आदेश आए हैं कि यहाँ से जितने भी पत्थर हैं उनको हटा दिया जाए। जाहिर सी बात है कि आज के दिन जहाँ पे थोड़ी सी भी हिंसा की आशंका को ना रखते हुए सभी प्रशासन द्वारा ये मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या एक शांति प्रिय माहौल में ये पूरा आज का दिन निकलने पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक। तो संतोष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। संतोष, जरा ये बताइए कि आज जो दबाव है वो तो कानपुर पुलिस पर भी होगा। पिछली बार इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर कई तरह के सवाल जो थे वो तैयारियों को लेकर थे, आज वो तैयार नजर आ रहे हैं। कितनी ज्यादा संवेदनशीलता आज कानपुर में बरती जा रही है और शहर की आबो हवा फिलहाल क्या कह रही है? देखिए, कानपुर की संवेदनशीलता की बात करें तो कानपुर में बीते शुक्रवार को यानी 3 जून को जब जुमे की नमाज के बाद जो पथराव हुआ, जो हिंसा हुई, वो एक बेकनगंज और नई सड़क के इलाके के आसपास ही हुई, जिसको लेकर के संवेदनशीलता बढ़ी और इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला कि आज पूरे प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ तमाम संगठनों ने भी आज बंद का ऐलान किया है। ऐसे में कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में आम जनजीवन सामान्य हो चला है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये यतीम खाना इलाका है जहां पर बीते शुक्रवार को सबसे ज्यादा हिंसा हुई, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। लेकिन आज आप देखिए कि ट्रैफिक चल रहा है, जो लोग हैं वो भी अपने घरों से रोजमर्रा के कामों के लिए निकल रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, बाजार भी खुले हुए हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम है। सड़कों पर पुलिस आसमान में ड्रोन निगरानी रखा है कि ताकि इन गलियों में जो लोग हैं, जो कहा जा रहा था कि छतों पर पत्थर इकट्ठा किए थे, जो बलवाई थी वो छतों पर छिपे हुए थे, ऐसी कोई परिस्थिति दोबारा ना होने पाए, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है और दूसरी तरफ अब आप देखिए कि हर जगह पर वाटर कैनन रखे गए कि भीड़ आए तो उसको तितर बितर कर लिया जाए। पैरामिलिट्री फोर्स है, तो संवेदनशीलता जरूर बढ़ी हुई है। लेकिन अभी तक जो लग रहा है, बीते 1 सप्ताह से हम लगातार कानपुर के हालात पर का जायजा ले रहे हैं, तो जिस तरीके से कानपुर पुलिस कमिश्नर पूरा जो फोर्स है वो सड़कों पर निकल रहा है, पूरे कानपुर में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। तो लगता है कि आज जो इंतजाम है वो पर्याप्त होंगे। लेकिन नमाज ठीक है संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, दरअसल आईयूएमएल के सांसद मोहम्मद बशीर कानपुर पहुंचे। हिंसा प्रभावित इलाकों का वो दौरा करने के लिए कानपुर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें
दिल्ली वापस लौटा दिया है। खबर ये आ रही है, आपको बता दें कि आईयूएमएल के जो ये सांसद हैं मोहम्मद बशीर, ये दरअसल केरल से सांसद हैं। कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर यहां पर दौरा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रोक लिया, वापस दिल्ली भेज दिया। उन्हें शहर में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, केरल से सांसद हैं मोहम्मद बशीर और आईयूएमएल के ये सांसद हैं, इन्हें यहां से वापस भेज दिया गया है। संतोष हमारे संवाददाता, संतोष, सांसद मोहम्मद बशीर को वापस लौटा दिया गया है। शहर में सतर्कता है, लेकिन क्या वापस इसी वजह से लौटाया गया ताकि शहर का माहौल खराब ना हो, कहीं आग में घी डालने का काम ना किया जाए? देखिए, ये जो बवाल बढ़ा ये बयानबाजी की वजह से बढ़ा। बीजेपी की जो पूर्व प्रवक्ता थी जिनको पार्टी ने निलंबित कर दिया, उनके बयान की वजह से ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ और देश ही नहीं विदेश में भी जो क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, तो ये सिर्फ बयानबाजी का ही नतीजा था। कानपुर में धारा 144 लागू है, यानी कि बिना इजाजत या बिना जरूरत के जो भीड़ इकट्ठा होगी वो गैर कानूनी होगी। कोई भी व्यक्ति पहुंचेगा तो गैर कानूनी काम करेगा। ऐसे में अगर सांसद महोदय आते, इलाके का दौरा करते, तो जाहिर है कि वो आग में घी का काम करते। कानपुर जिला प्रशासन बीते एक सप्ताह से लगातार कार्रवाइयों को करने के साथ साथ लोगों में भरोसा जताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ की जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो और लोग आम जनमानस की तरह जो आम जिंदगी है वो बिता सके। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में, तमाम व्यवस्थाओं के बीच में अगर कोई लीडर या कोई भी स्थानीय जो नेता अगर कोई अगर बयानबाजी से आग में घी का काम करेगा तो जाहिर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही वजह थी कि बीते 24 घंटे के अंदर भी 3 लोग ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जिनके अब टोटल अरेस्टिंग की संख्या 55 हो गई है। कुछ ऐसे लोग भी इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजे गए जिन्होंने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले वक्तव्य लिखे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चॉपर की लैंडिंग से अचानक अफरा तफरी मच गई। धूल का गुबार ऐसा उठा कि लोगों में भगदड़ वाली स्थिति हो गई। भारी भीड़, तभी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए पहुंचता है और पल भर में धुएं का ऐसा गुब्बार छाता है कि हेलीकॉप्टर भी दिखाई नहीं देता। नजर आती है तो सिर्फ अफरा तफरी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चक्राता के मिनी स्टेडियम पंजी टिलानी में आयोजित खेलकूद सांस्कृतिक महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन धामी का हेलीकॉप्टर भारी भीड़ के बीच इस तरह लैंड हुआ कि सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इससे पहले 30 मई को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर अनियंत्रित लैंडिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब दोनों हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस मामले में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया है कि ऐसे हादसे दोबारा नहीं होने चाहिए। इसके लिए हेलीपैड पर पुख्ता सुरक्षा किया जाए और बैरिकेडिंग लगाई जाए। अंकित शर्मा के साथ टीना साहू, देहरादून, आज तक।